नमस्कार दोस्तों। मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। आज हम देखते हैं मौलिक अधिकारों को। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के विषय में बात कही गई है। वहीं 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में विधि के प्रावधान दिए गए हैं कि विधि के अंतर्गत क्या शामिल है। विधि की सीमाएं दे रखी है। उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को कहाँ तक सीमित किया जा सकता है या क्या नहीं किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकारों का अर्थ होता क्या है? मौलिक अधिकार दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। ये मौलिक अधिकार, एक है मौलिक, दूसरा है अधिकार। मौलिक का अर्थ होता है एक प्रकार से प्राथमिक, या ये कहें कि मुख्य रूप से जो जन्म के साथ ही हमें प्राप्त होते हैं। जन्म और अधिकार, अधिकार का अर्थ होता है कि जो हमें हमारे कुछ व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार का अर्थ वैसे तो बहुत ही लंबा होता है, लेकिन जब ये मौलिक के साथ में जुड़ता है तो इसका अधिकार व्यक्ति से जुड़ जाता है। अधिकार का अर्थ होता है जिस पर अपना हक हो, जो कि हमारे लिए आवश्यक हो, उन्हें अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार दो शब्द, यानी जन्म से प्राप्त वे अधिकार जिन्हें अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, या ये कहें कि मुख्य रूप से व्यक्तित्व विकास के लिए प्राप्त होते हैं या प्राप्त करवाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से आया? सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए, इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, देखते हैं। असल में इन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया? मौलिक अधिकारों से इसका क्या संबंध है? असल में 1215 में इंग्लैंड में जब वहां पर जॉर्ज नामक शासक थे, तो उनके काल में कुछ सामंतों के दबाव में आकर उन्होंने, जैसे कि जो खान होती थी या जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते थे, उनके साथ तो बड़ा ही अत्याचार होता था। उनको किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसे कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि उसे बोलना चाहिए, एक स्वतंत्र रूप से बात करना, या स्वतंत्र रूप से मिलना, स्वतंत्र अच्छे वातावरण में जीना, या ये कहें कि एक नियमित समयावधि के अंतर्गत कार्य लेना या काम करवाना। जैसे कि कोई मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी उसको पूरे दिन 24 घंटे मजदूरी थोड़ी करवा सकते, उससे मजदूरी करवाने का एक समय रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुछ निजी कार्य रहते हैं, शारीरिक निजी कार्य रहते हैं। उनका समय सोने के 6 से 7 घंटे छोड़ना पड़ता है, खाने पीने के, नहाने धोने के आदि चीजें काट कूट के लगभग 8 से 10 घंटे का समय हम कार्यशील समय मानते हैं। लेकिन उस समय पर क्या होता था, दास प्रथाएं चलती थी, लोग दासों को खरीदते थे, बेचते थे। तब ऐसा होता था कि उनसे दिन भर काम लिया जाता था, बिना उनके किसी भी अधिकार को जाने पहचाने या दिए हुए। ऐसे में सामंतों के दबाव में आकर ब्रिटेन का, या ये कहें कि इंग्लैंड का जो शासक था जॉर्ज जॉर्ज इन्होंने अधिकारों का एक मैग्ना कार्टा पेश किया, या ये कहें कि उसका लागू किया, आदेश लागू किया, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले यदि किसी भी देश में या जगह पर कोई जनता को अधिकार दिए गए, कानूनन रूप से अधिकार दिए गए, तो वो अधिकार दिए गए जॉर्ज के द्वारा मैग्ना कार्टा के रूप में ब्रिटेन में। और वहीं से अधिकारों का प्रारंभ हुआ, और ये अधिकार आगे चलकर अमेरिका के संविधान, फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस ऐसे देशों ने भी अपना लिए, जो कि ब्रिटेन के संविधान में तो अपना ही अपना है, लेकिन इन्होंने इन्हें विस्तृत रूप में अपना लिया। आगे चलकर जब हमारा संविधान बना, जब बना 1949 में, जब हमारा संविधान 1949 में बना, तब उसमें
मैग्ना कार्टा के प्रावधानों को देखते हुए अमेरिका के संविधान में जो विशेषताएं थी मौलिक अधिकारों को लेकर, उन्हें और विस्तृत करके हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इन्हें जोड़ा गया या इन्हें सम्मिलित किया गया है। अधिकारों की मांग हमारे संविधान में कई समय से उठती रही थी, हमारे संविधान के लिए उठती रही थी। जैसे कि आजादी के समय हमारा जिसे ही ये कहें कि हमारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, तब स्वराज दल बना। स्वराज दल ने अधिकारों की मांग को पहली बार कहीं ना कहीं कुछ आंशिक रूप से उठाया। बाद में जैसे लाहौर अधिवेशन हुआ या ये कहें कि कराची अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लिए मांग उठाई गई, सर्वप्रथम आधिकारिक मांग उठाई गई कराची अधिवेशन में। और तब से ही मौलिक अधिकारों की मांग अंग्रेज सरकार के सामने उठती रही। बाद में यह मांग प्रबल होती गई और आजादी के समय जैसे हमें हमारा संविधान बनाने का मौका मिला, तो हमने उसका फायदा उठाते हुए हमारे संविधान में भाग 3 में एक विस्तृत रूप में हमने संविधान के संवैधानिक दायरे में रहकर कुछ मौलिक अधिकारों को शामिल कर दिया। ये कुछ मौलिक अधिकार विस्तृत रूप में सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें राज्य गारंटी देता है, राज्य के विरुद्ध संविधान गारंटी देता है। अब ये अधिकार दिए क्यों जाते हैं, हम देखते हैं कि आखिर मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। असल में क्या होता है कि जब जनता जो होती है, जनता पर शासन करता है राज्य में शासन करता होते हैं नेता या सरकार या जो भी होता है, शासन करता होते हैं। अब राज्य क्या करता है कि नियम कानून पारित करता है, जनता को सही से दिशा निर्देश देने के लिए अच्छे कानून भी पारित करता है। कुछ बुरी सरकार आ जाती है तो कुछ कठोर कानून भी पास या पारित करते हैं। कुछ ऐसे कानून रहते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में आड़े आते हैं या उनके अधिकारों का हनन करते हैं। तो संविधान में इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान यही बात कहता है कि जब राज्य कोई ऐसा कानून पारित करता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के विरुद्ध होते हैं, तो वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और मौलिक अधिकारों का अगर हनन करेगा और ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि जिससे राज्य के उन आदेशों को प्रभावी किया जा सके या प्रभावहीन किया जा सके, तो फिर इनका क्या अर्थ हुआ। तो इसलिए इन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया है कि ताकि इनका एक पुख्ता अर्थ होगा और इनका हनन किसी भी प्रकार की सरकार नहीं कर सकती, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए इन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया और साथ ही इन्हें राज्य के विरुद्ध दिया गया है। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का कहां से कहां तक विवरण है और कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में बात कही गई है। सबसे देखते हैं अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। जैसे राज्य है, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है राज्य के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए मौलिक अधिकारों का विवरण है या मौलिक अधिकार राज्य देगा, राज्य जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। तो इसमें राज्य कौन आता है, उनका हनन नहीं करेगा। राज्य कौन आता है, तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके अंतर्गत विधायिका और विधायिका के बाद में यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं वो राज्य की विधायिका। इसी के साथ में कोई ऐसा फर्म, ऐसी कंपनी या ऐसा फर्म जो कि कहीं न कहीं सरकार द्वारा संचालित होता है या जिससे कहीं न कहीं आदेश, अध्यादेश या नियम, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश दिया जाना, अधिसूचना जारी करके आदेश दिया जाना,
केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाना, राज्य सरकार द्वारा कानून बनाना, कोई ऐसे कानून या अध्यादेश जारी करना जिनका प्रभाव एक कानून के रूप में होता है और जनता पे वह लागू होते हैं, तो उन्हें राज्य क्या, यहाँ पर राज्य के विषय में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि अगर बनाई जाती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो वह विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अर्थात कि मौलिक अधिकारों के हनन के लिए या विधि, ऐसी विधि बनाई जाए, इसमें विधि की परिभाषा है मुख्यतः विधि, विधि के अंतर्गत क्या आएगा, तो ऐसा कोई कानून अगर राज्य बनाता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह समाप्त हो जाएगा। बाद में इसमें बहुत सारे विवाद हुए हैं कि यह 368 के अंतर्गत आता है या नहीं, क्योंकि 368 में कहा गया है कि संसद संविधान के प्रत्येक भाग में या प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद या कोई भी शक्ति संविधान के भाग 3 में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकता या संशोधन नहीं कर सकता। तो इन दो विधियों के बीच में टकराव हुए और इन टकराव से कई निर्णय भी दिए गए संविधान में, और इसमें अपने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णय दिए गए, अलग अलग वादों में इसकी परिभाषाएं दी गई, और अंततः केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती वाद जो हुआ 1973 में, इसमें ये कहा, 1971 शायद 71 होगा, इसमें यह कहा गया कि संसद, इसके तहत संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 भी शामिल है। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 13 के तहत, ऐसा कोई परिवर्तन जो कि मौलिक अधिकारों में नकारात्मक परिवर्तन करता है या इन्हें कम करता है, वह परिवर्तन विधि शून्य होगा। अर्थात कि इसमें मौलिक ढांचे की बात कही गई, मौलिक ढांचा, मौलिक ढांचा, मौलिक ढांचा क्या होता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में वाद में मौलिक ढांचे का प्रावधान दिया गया और कहा गया कि संविधान के प्रत्येक भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई मौलिक अधिकार में ऐसा परिवर्तन जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उन्हें प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, तो वह मौलिक ढांचे के अंतर्गत आएगा, और मौलिक ढांचे के अंतर्गत जो भी परिवर्तन आएगा, संशोधन आएगा, वह शून्य हो जाएगा। मौलिक ढांचा क्या होता है? मौलिक ढांचा, मौलिक ढांचे का मतलब यह होता है कि संविधान का भाव, भाव किसका? संविधान का, यानी संविधान का जो मूल भाव है, संविधान को जिस लिए बनाया गया है या संविधान में ये प्रावधान जिस कारण से जोड़े गए हैं, यदि वे कारण ही समाप्त हो जाएंगे, वह मौलिक जो कारण है, मौलिक जो ढांचा है वही समाप्त हो जाएगा, तो फिर ऐसे संविधान और ऐसे संशोधन का क्या अर्थ रह जाएगा? यदि ये संशोधन करना होता ही सही, तो फिर ऐसे अधिकार जोड़े ही क्यों जाते संविधान निर्माताओं द्वारा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के तहत संविधान की मूल भावना को बताया गया और कहा गया कि मौलिक ढांचे में किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर तो सकती है, लेकिन नकारात्मक परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। परिवर्तन सामान्य बहुमत से भी नहीं कर सकती है, इसमें 2/3 प्लस 1 प्लस आधे राज्य, आधे राज्य संशोधन तो होगा, लेकिन कैसे होगा? 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से ही संशोधन हो सकता है, वो भी नकारात्मक अगर हुआ तो विधि शून्य होगा। आगे चलकर अनुच्छेद 13 ही कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन
अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की बात कहता है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? ऐसा होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया गया, उदाहरण के लिए देख ले, और यदि भविष्य में कोई विधि या ऐसा प्रतीत होता है कि ये ढांचा या ये सिद्धांत दिया गया कहीं ना कहीं वर्तमान समय में तो ठीक था, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये भविष्य की स्थिति के अनुसार सही न हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपने ही निर्णय को बदल सकती है, या अपना जो निर्णय भूतकाल में जो निर्णय दिए हैं इन्होंने, उन निर्णयों की वापस से पुनरावलोकन किया जा सकता है, अर्थात कि उन पर फिर से समीक्षा की जा सकती है और समीक्षा के बाद उन्हें बदला भी जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 जो है इस बात को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक अनुच्छेद है, कोर्ट भी अपने ही निर्णय को, दिए गए निर्णय को बदल सकता है। यदि जैसे कि उसने भूतकाल में कोई निर्णय दिया, उस ऐसे कई निर्णय है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बदला है, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम जो राज्य का वाद है, ये प्रारंभ में गोलकनाथ था, गोलकनाथ भारतीय बनाम था, उसको बदल, उन्होंने अलग बात कही थी, उसको बदल के बाद में ये किया गया। कोर्ट अनुच्छेद 13 में दिए गए प्रावधानों का सहयोग लेते हुए न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, अर्थात कि न्यायिक पुनरावलोकन किसी भी विधि का जो कि मौलिक अधिकारों से साम्य रखते हैं या संबंध रखते हैं, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यही अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 13 के बाद में प्रारंभ होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, हमें मौलिक अधिकार मुख्यतः कितने प्राप्त हैं, कौन कौन से प्राप्त हैं, किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है और कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है, देखते हैं। 14 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें मुख्यतः संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार, जिसमें से समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता या शिक्षा का स्वतंत्रता, और है संपत्ति का अधिकार, और है धार्मिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधित जो अधिकार है वह, और संपत्ति का अधिकार, साथ ही था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हमें संविधान में 7 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, 7 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन हुआ ये कि 1978 में सरकार के सामने यह बात समझ में आई कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार न बनाया जाए, मौलिक अधिकारों की इसे श्रेणी से बाहर निकाला जाए। इसके कुछ कारण रहे थे, जैसे कि मौलिक अधिकार, व्यक्ति को समानता चाहिए, समानता जैसे कि समता चाहिए, समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, समानता सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। वहीं बात करें स्वतंत्रता, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, अच्छे वातावरण में रहने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता, अच्छे वातावरण में रहने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, या ये कहें कि घूमने की स्वतंत्रता, इनके लिए व्यक्ति टैक्स तो नहीं चुका सकता। बोलने के लिए व्यक्ति टैक्स अगर चुकाता है तो फिर ये लोकतंत्र किस तरह का, और किस तरह का लोकतंत्र, और कैसी ये सरकार और कैसी ये आजादी, तो ऐसा तो नहीं है। अब संपत्ति, बात करते हैं संपत्ति की। संपत्ति के अंतर्गत यदि हम देखें तो एक गरीब व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय मान लिया जाए 50,000 है, वहीं एक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय, या ये कहें कि जिसकी दैनिक आय 10 करोड़ है, जिसकी दैनिक आय 10 करोड़ है, एक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 5 और ये दैनिक है,
एक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 50,000 है, वहीं एक व्यक्ति जिसकी दैनिक आय 10 करोड़ है, क्या बराबर हो सकते हैं? क्या इन दोनों को संपत्ति के बराबर अधिकार मिलने चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक नियमित आय से कम है और ये एक नियमित आय से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता। अब जब बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता तो आर्थिक स्थिति के आधार पर इनके साथ क्या किया जाए? तो ये जो व्यक्ति है जो 10 करोड़ कमाता है एक दिन का, इस व्यक्ति से कुछ टैक्स लिया जाना चाहिए। और ये जो 50,000 कमा रहा है वर्ष का, इसे कुछ प्रावधान दिए जाने चाहिए या इसे कुछ विशेषताएं या विशेष छूट, या ये कहें कि इसे कुछ योजनाओं के तहत लाभ दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था यह बाधा बन रहा था। कैसी बाधा? अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में बहुत सारी संपत्ति है और मुझसे अगर जो टैक्स लिया जा रहा है जबरन, मेरी इच्छा नहीं है टैक्स देने की और लिया जा रहा है, अब मौलिक अधिकार उपचार देते हैं, मौलिक अधिकार उपचार देते हैं राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध यानी कि राज्य यदि आप पर ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई कानून लागू करते हैं जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप जा सकते हैं कहां पर? न्यायालय। न्यायालय जा सकते हैं। और न्यायालय किसकी पक्षबंदी करेगा? मौलिक अधिकारों की। अब ऐसे में 10 करोड़ वाला व्यक्ति जो है यह छूट जाता है, या ये कहें कि यह बच जाता है, यह अपनी संपत्ति का संरक्षण कर सकता है। ऐसे में गरीब और अमीर हो जाता है। तो 1978 में यह बात सामने आई। परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 300 क में या 301 क में ऐसे कुछ अनुच्छेद है जिसमें इसे कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनन अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात कि कानून में आप कानून के दायरे में रहकर, अब कानून में कुछ प्रावधान होते हैं। कानून में यदि ये कहा गया है कि एक नियमित दायरा है, जैसे कि 10 लाख 5 लाख या 5 लाख से ऊपर वाले व्यक्ति को इतना टैक्स चुकाना है, 5 लाख से नीचे वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं चुकाना है, तो वो कानूनी अधिकार है और उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। और जाते भी है तो वह कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, या ये कहें कि मौलिक अधिकारों को संविधान ने जो गारंटी दी है उन गारंटियों की श्रेणी से ये बाहर हो जाता है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में बराबरी लाने के लिए, बराबरी कैसी? इसे कुछ विशेष सुविधाएं देना और इससे कुछ टैक्स ज्यादा लेना, इन दोनों को इस प्रावधान से हटाने के लिए 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो 7 प्रकार के अधिकार थे, या ये कहें कि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, यह 7 प्रकार के अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार हट गया। संपत्ति के अधिकार के हटने के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में हमारे पास में 6 अधिकार रह गए। कितने अधिकार? 6 अधिकार। हमारे पास में 6 अधिकार रह गए। वर्तमान में हमारे पास में 6 अधिकार रह गए, जिसमें समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हमारे पास 6 अधिकार रह गए हैं। तो हम बारी बारी से प्रत्येक अधिकार को एक विस्तृत रूप में देखते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, विधि समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, क्षमता नहीं, समता, समता
और विधियों का समान संरक्षण। असल में हुआ ये कि जो विधि के समक्ष समता है और विधियों का समान संरक्षण है, ये दोनों ही अलग अलग व्यवस्था है। यह व्यवस्था इससे हम अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका के प्रावधानों से हम कहीं ना कहीं प्रभावित थे। और जो ये विधि के समान संरक्षण है, इसे हम ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित थे। ये दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग जगह की है। विधि के समक्ष समता, समता का अर्थ यह होता है कि विधि के समक्ष समानता, समता, इसका अर्थ होता है कि विधि जो है, कानून है, कानून के लिए सब बराबर है, अर्थात कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। यह एक प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार होते हैं उन्हें समाप्त करता है या उन्हें कम करता है। और जो कानून, या ये कहें कि जो संविधान के अधिकार है, कानून के अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस प्रकार से ये विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष समता का अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दुर्बल हो, चाहे वो निर्बल हो, चाहे वो सबल हो, कोई भी व्यक्ति हुआ वह कानूनन रूप से समान है। ठीक है। वहीं ये जो प्रावधान है विधि का समान संरक्षण, यह कहता है कि विधि का जो संरक्षण यानी विधि का जो प्रयोग है वह समान स्थिति रखने वाले व्यक्ति के साथ में समान प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। अर्थात कि जैसे कि विधि के समक्ष जो समता है, यह कहता है कि विधि के लिए सभी व्यक्ति समान है, कोई भी अमीर नहीं, कोई भी गरीब नहीं, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। विधि से नीचे हैं और विधि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कि विधि ऊंची है और ये लोग सब समान है, एक बराबर, विधि के नजर में सब बराबर है। वहीं दूसरा प्रावधान कहता है कि विधि का समान संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी स्थिति समान है उसके साथ में विधि के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा। अब इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद कैसा अपवाद? बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बाद में क्या, ये तो संविधान में शुरू से ही प्रावधान थे, लेकिन बाद में फिर इसकी व्याख्या की गई तो बताया गया कि ये जो समान संरक्षण है, या ये कहें कि जो समानता है, समान व्यवहार, समान स्थिति रखने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। अब मुझे ये बताओ कि क्या भारत में प्रत्येक व्यक्ति समान है? क्या प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति प्रारंभ से ही समान रही है? क्या प्रत्येक जाति वर्ग समान रहा है? नहीं। एक वर्ग जो सबसे ऊपर था, जिसने हमेशा सेवा ली या सेवा करवाई, एक वर्ग जो कहीं ना कहीं इस वर्ग के बराबर था और ये भी ऊपर ही था, जिसने सेवाएं ली, करवाई, और दूसरा व्यक्ति जो धन संपत्ति से संपूर्णतः विकसित था, या ये कहें कि धन संपत्ति के उसके साथ में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, वह भी इनके समान ही था। तो ये तीनों व्यक्ति समान थे। अब इनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो इन तीनों से नीचे था और इन तीनों की सेवा कर रहा था। दरिद्रता, जातिवाद, या ये कहें कि अस्पृश्यता आदि के कारण वह दास्तान का जीवन जी रहा था। अब जो व्यक्ति प्रारंभ से शिक्षित है, धार्मिक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, साथ ही राजनीतिक रूप से भी प्रबल है, और आज से नहीं, यह लगभग 5000 सालों से ऐसा होता आया है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको ना तो शिक्षा मिली, ना ही किसी प्रकार का अधिकार मिला, ना ही उसे व्यक्तित्व विकास का समय मिला या उसे विकास करने दिया गया। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बीमार है, यह एक प्रकार से बीमार है। इन तीन व्यक्तियों में यह एक व्यक्ति बीमार है। क्यों? क्योंकि इसे हजारों सालों से प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के साथ ही इसे कई प्रकार के बंधन रखे गए, शिक्षा नहीं लेने दी गई, मंदिरों में नहीं आने दिया गया, यहाँ तक कि अच्छी इन्हें जो व्यवस्थाएं थी वो भी नहीं दी गई। हमेशा इसने दास्तान भरा जीवन व्यतीत किया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समान व्यवहार है,
इसके सामने एक स्थिति लिखी हुई है, समान स्थिति, अर्थात कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह बात डाइसी ने कही है, जो कि ब्रिटेन के संविधान बनाने वाले जो थे, ब्रिटेन के संविधान के जो वो थे, उन्होंने कही कि समान स्थिति रखने वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो असमानता है भाई, यहाँ स्थिति समान का है, असमान स्थिति है, असमान। अब यहाँ स्थिति असमान है तो व्यवहार कैसा किया जाएगा? असमान ही किया जाएगा। अब असमान कैसा? प्रारंभ में जब यह व्यक्ति कमजोर है, कौन? यह तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जो कमजोर है, इस व्यक्ति को कुछ विशेष उपबंध दिए जाने चाहिए, है ना। तो ये विशेष उपबंध दिए जाने चाहिए, किसके तहत दिए जाने चाहिए? समान स्थिति और समान व्यवहार के आधार पर। यानी कि समान व्यक्ति, जैसे कि अभी वर्तमान समय में और यही कारण है कि बाद में 4 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया, और 4 कैटेगरी जैसे कि यूआर, ओबीसी और एससी एसटी। ओबीसी बाद में आया, यूआर अनरिजर्व, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, और बाद में फिर शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब, इन चीजों को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये इससे ही प्रभावित है। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति समान नहीं थी, तो समान स्थिति नहीं तो समान यहाँ पर व्यवहार भी नहीं। इनकी स्थिति में यहाँ पर ये जो स्थिति थी, इनमें बिगड़ाव था। कैसा? ये 3 लोग अमीर थे, एक लोग बिल्कुल ये कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से निर्बल था। तो उसे मजबूत करने के लिए उसे कुछ व्यवस्था तो देनी चाहिए, कुछ उसे छूट देनी चाहिए, या कुछ उसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। व्यक्तित्व का संपूर्ण, एक व्यक्ति की उम्र, दोनों व्यक्ति की उम्र बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति का वजन है 50 किलो और एक का वजन है 70 किलो। 70 किलो का व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पूरा आहार मिलता है, खाना, पोषण वाला खाना मिलता है, सब चीज मिली हुई है, इसका शरीर पूरी तरह से हष्ट पुष्ट है। लेकिन ये कुपोषित है, कुपोषित। हजारों सालों की जो दरिद्रता थी, उस कारण से ये व्यक्ति कुपोषित है, और कुपोषण के कारण इसका वजन 50 भी नहीं 40 किलो है। 40 किलो वजन है। अब 70 किलो वाला और 40 किलो वाला, अब यहाँ पर लिखा है समान व्यवहार। अब इसे भी 1 कुंटल दे दिया जाए 100 किलो, और इसे भी 100 किलो दे दिया जाए उठाने के लिए, क्या आप दोनों उठाइए और 1 किलोमीटर दूर जाकर फेंक दीजिए, 1 किलोमीटर। तो क्या ये समान व्यवहार हुआ? क्यों? व्यवहार तो समान है, दोनों को 1 क्विंटल उठाना है, लेकिन क्या ये समान व्यवहार है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्थिति इनकी समान नहीं है। क्या नहीं है? स्थिति। ये 40 किलो वजन वाला व्यक्ति है, और इस 40 किलो वजन का कारण है हजारों सालों से हुई इसके साथ दरिद्रता, या छुआछूत, या अस्पृश्यता, या बहुत सारे कारण, दास्तान भरा जीवन। जबकि ये 70 किलो का व्यक्ति है, और इसके साथ में शिक्षित व्यक्ति है, संपूर्ण इसे कुपोषण से रहित व्यक्ति है, इसे पोषण आहार मिला हुआ है, खाया पिया व्यक्ति है। तो ये 100 किलो अगर उठाता है तो कोई हर्ज थोड़ी है, कोई हर्ज थोड़ी है। लेकिन ये अगर 100 किलो उठाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की असमानता हुई। चाहे 100 किलो दोनों को उठाना है, लेकिन यह असमानता है। क्यों? क्योंकि ये 40 किलो का है, ये 70 किलो का है। अब जाहिर सी बात है, या तो अब 2 कारण बचते हैं समानता लाने के। कैसे? या तो इस व्यक्ति को अच्छा पोषण देकर, इसे अच्छा पोषण देकर इसे भी 70 किलो का बना दिया जाए, या फिर इसे 120 किलो उठाने को दिया जाए और इसे 70 किलो उठाने को दिया जाए, क्योंकि इसका वजन कम है। तो भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, इसी आधार पर उपबंध दिए गए, और दोनों कारणों को अपनाया गया है। कौन से कारण? दोनों कारणों को। क्या? कि ये जो 40 किलो वजन है, इसे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपबंध होने चाहिए, यानी कि कुछ छूट देनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 15 और 16 में दी गई है। कुछ विशेष सुविधाएं इसको बढ़ाने के लिए, अर्थात कि जो हजारों सालों से दरिद्रता में जीवन जी रहा था, उसे वापस हष्ट पुष्ट करने के लिए, या उसे सामाजिक धार्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसे कुछ विशेष प्रावधान दिए जाने चाहिए। तो विशेष प्रावधान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने आज विशेष प्रावधान दे दिए तो 5000 सालों की जो दरिद्रता थी वो 2-4 साल में, या 100 साल में, या 50 साल में खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है।
क्योंकि उसकी दरिद्रता का कारण कुछ लोगों द्वारा उस पर दरिद्रता किया जाना था। तो उसकी दरिद्रता तब खत्म होगी ना जब वे लोग अपनी मानसिकता में परिवर्तन करेंगे, है ना। तो ऐसे में ये प्रावधान तो दिया जा रहा है, वार्षिक दिया जा रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि ये 100 किलो नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि इसे प्रावधान देना अभी प्रारंभ किया है, इसे प्रावधान या कुछ विशेष सुविधाएं देनी अभी प्रारंभ की गई है, इसीलिए ये अभी 100 किलो नहीं उठा सकता है। अभी ये 70 ही उठाएगा, क्योंकि आपने इसे खाना आज ही दिया है। उस खाने का असर इसे देते खेम में तो होगा नहीं। हम दवाई लेते हैं, बीमार होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि दवाई खाते हैं हम ठीक हो जाते हैं। भाई दवाई खाते हैं, फिर डोज लेते हैं, लेते 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 थोड़ा सुधार, फिर सुधार, फिर सुधार, फिर थोड़ा सुधार, और फिर अंततः सुधार होता है। तो ऐसे में दोनों प्रकार की विशेषताएं, या कहें कि दोनों प्रकार के उपचारों का प्रयोग किया जा रहा है। कैसे? यहाँ पर कुछ छूट दी जाती है और यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कि फॉर्म भरते हैं या कुछ योजनाएं आती है, तो उनमें SC ST वर्ग को पहले से ही कुछ सुविधाएं दी जाती है। वहीं यदि बात करें एग्जाम में नंबर की, तो उनके लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है, ताकि उनका ये अलग मसला है हालांकि, पर स्थानों का आरक्षण दिया जाता है ताकि वे इस स्थिति में जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को 90 नंबर लाना होता है, वहां पर ये लोग 70 नंबर या 65 नंबर पर सिलेक्शन ले सके। क्यों? क्योंकि 70 और 65 लाने वाला भी इस वर्ग में कोई है ही नहीं। अब तो हो गए, लेकिन आज से 10 साल पहले ये भी जो थी बैकलॉग से भरी जाती थी, ये सीटें भी खाली रहती थी। खैर वो ठीक है। तो इस प्रकार से विधि समान स्थिति और समान व्यवहार की व्याख्या करता है। इसे कुछ जो छोटी मोटी किताबों में पढ़ते हैं या ऐसे ही नोट्स में पढ़ते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते आखिर स्थिति है क्या या कारण क्या है, किस कारण से ये प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन इसका मुख्य अर्थ यही होता है कि समान स्थिति रखने वाले व्यक्ति के साथ ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 14 इस प्रकार में अपनी विस्तृत व्याख्या करता है या विस्तृत अर्थ को समेटे हुए है। वहीं आगे चलकर हम देखते हैं कि इनके पास जो असमानता है, यह असमानता क्यों है, यह असमानता क्यों है, तो उस क्यों का जवाब देता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 15 कुछ विशेष स्थितियों में ये कहें कि कुछ असमानताओं को दूर करने की बात करता है। जैसे कि केवल इसमें दे रखा है कि राज्य केवल नागरिकों के केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान या नस्ल, जन्म स्थान और मूल वंश, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। विभेद नहीं करेगा। अब कैसे विभेद नहीं करेगा? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर। ये जो व्यवस्था है, इसका प्रावधान मुख्यतः अनुच्छेद 14 के तहत हमने जो देखा है असमानता, उस असमानता को दूर करने के लिए, या जो उस असमानता का मुख्य कारण था, धर्म था, जाति थी, लिंग था, जन्म स्थान था, या मूल वंश भी कहीं ना कहीं उसका कारण था, तो केवल इनके आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। कैसे विभेद नहीं करेगा? जातिगत अस्पृश्यता या धार्मिक रूप से आप किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया, उसमें भेदभाव नहीं करेगा। जातिगत भेदभाव नहीं करेगा, लिंग आधारित भेदभाव नहीं करेगा स्त्री पुरुष में, जन्म स्थान के इसका जन्म उस फलाने राज्य में हुआ, इस राज्य में हुआ है, तो भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश के स्थान पर भी भेदभाव नहीं करेगा। यह भेदभाव कौन नहीं करेगा? यह भेदभाव राज्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। यानी कि राज्य जो अपनी सुविधाएं देगा, राज्य जो अपनी योजनाएं बनाएगा, राज्य जो कानून बनाएगा, उन कानूनों में इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, यहां लिखा है केवल विभेद, केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कैसे? इन 5 आधारों पर, यानी कि अन्य जो आधार है, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, ये जो अन्य है,
आर्थिक, राजनीतिक या भौतिक अन्य जो है, इन आधारों पर भेदभाव, जैसे कि कुछ हम भी देखते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, उन्हें विशेष सुविधाएं मिलती है, प्रोटोकॉल मिलते हैं, आम जनता को नहीं मिलता है, तो ये हो जाता है। लेकिन सामान्य जनता के साथ इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसका ही सहारा लेते हुए अनुच्छेद 15 का सहारा लेते हुए 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1955 में। बाद में 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। 1989 बनाया गया और इसके प्रावधानों को अलग अलग जगहों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ में जो भेदभाव के आधार पर, जाति के आधार पर प्रताड़ना हो रही थी या ये कहे कि शोषण हो रहा था, उस शोषण को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाए गए। तो ये अधिनियमों का मुख्य आधार जो है वह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 15 इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को समानता देता है और इसी समानता के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है और नहीं करेगा। ऐसा होता था कि आमतौर पर जैसे कि कुछ होटलें हैं पहले के जमाने में, या ये कहें कि आजादी से पहले या आजादी के बाद भी सरकार द्वारा ऐसा देखा जाता था, या हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी ऐसा देखा है, अंग्रेज सरकार के समय भी ऐसा देखा गया कि जैसे कि कुछ होटल है, होटल धार्मिक सार्वजनिक धार्मिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, मनोरंजन के स्थान, मनोरंजन के स्थान, या सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक क्रीड़ा खेल का मैदान, सार्वजनिक खेल का मैदान, इन पर प्रत्येक व्यक्ति से कहीं न कहीं इस आधार पर कुछ व्यक्तियों के साथ में शोषण होता था। तो इस शोषण को रोकने के लिए प्रावधान जोड़े गए और इनमें कहा गया है कि ऐसी कोई जगह जो सार्वजनिक खेल का मैदान हो, सार्वजनिक मनोरंजन की जगह हो, जो होटल हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आता जाता हो या एक प्रकार से वह भी सार्वजनिक हो, जो धार्मिक स्थान है जो सभी के लिए खोला हुआ है वह हो, या जो सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ जैसे कि तालाब हो, तालाब वगैरह हो गया, नदियां हो गई, नदी हो गई, तालाब हो गया, या सार्वजनिक जगह की जैसे कि हम देख ले मार्ग हो गया, रास्ता हो गया, आदि जो चीजें हो गई, इनके आधार पर पहले भेदभाव होता था, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था, मंदिर में आज भी नहीं आने दिया जाता है। तो इसी कारण से ये दिए गए। अब अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि इस आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। होटल में प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है। यदि कोई संस्थान सरकार द्वारा कुछ अनुदान प्राप्त करता है तो आप वहां पर भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि वह आपका निजी नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, शैक्षणिक संस्था यदि सार्वजनिक है तो आप वहां पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के आधार पर या इस आधार पर वहां भेदभाव नहीं करोगे। तो इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद है ये राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति को भी दिया गया है। निजी व्यक्ति, राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जनता को दिया गया है या नागरिकों को दिया गया है। कैसे? राज्य जो है, जैसे हमने देखा कि केंद्र है, राज्य है, या जो पंचायत है या उसके जो उपक्रम है वे, उनके साथ साथ यह निजी व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है? जैसे कि संस्था, कंपनी या समूह, जो कोई फर्म चलाते हैं। निजी व्यक्ति के अंतर्गत संस्था, समूह या कोई जो फर्म चलाते हैं, जो कि सार्वजनिक रूप से अपने फर्म को चलाते हैं या थोड़ा बहुत अनुदान सरकार से लेते हैं, वे भी इसके दायरे में आते हैं। कोई स्कूल ही हो गया, उस स्कूल में वो स्कूल जो है किसी इस आधार पर भेदभाव करने लग गया, तो ऐसी स्थिति में उस स्कूल का जो मालिक है या उसकी जो समिति है वह इसके दायरे में आती है। व्यक्ति के अधिकार, अर्थात कि ये जो अधिकार है यह राज्य के साथ साथ जो जनता है, आम जनता है, ये कहे कि निजी व्यक्ति है, उस निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 15
मुख्य रूप से जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, या ये कहें कि मूल निवास या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसे समाप्त करने के लिए जोड़ा गया है संविधान में। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। 16 क्या? 15 को हमने देखा। 15 के कुछ प्रावधान है जो अलग अलग है, जैसे कि 15 क, 15 ख, ग और घ। इस प्रकार से इसके अलग अलग प्रावधान है जो कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रावधान करते हैं। इन्हें भी बारी बारी से हम देखते हैं। क, ख, ग, घ। अनुच्छेद 15 क कहता है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात करता है। वहीं अनुच्छेद ख कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो है, जैसे कि एससी और एसटी है, इन्हें राज्य विधायिका और केंद्र की विधायिका जो है उनमें स्थानों का आरक्षण दिया जाए। जैसे कि वर्तमान समय में हम कहते हैं कि रिजर्व सीट है, ये वो विधानसभा में या लोकसभा में, तो स्थानों का आरक्षण दिया जाए। वहीं ग कहता है कि एससी एसटी जो कि सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, इन्हें विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें विशेष प्रावधान दिए जाए और उन्हें कुछ छूट दी जाए, कुछ सीटें उनके लिए आवंटित की जाए। कहाँ की जाए? शैक्षणिक संस्थाओं में। और ग जो प्रावधान है यह बाद में जोड़ा गया है और यह भी इस बात की व्यवस्था करता है। इसमें बाद में कुछ परिवर्तन करके ने आगे और अनुच्छेदों को बढ़ाया गया है, जैसे कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया है, जिसे अदर बैकवर्ड क्लास। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े आते हैं तो एससी एसटी महिला, ये 3 आते हैं पिछड़ा वर्ग में। इन्हें बोला जाता है पिछड़ा वर्ग जो कि हमेशा से ही पिछड़ा रहा है, लेकिन जिसे समाज या आम लोग जिसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं वह पिछड़ा वर्ग नहीं, उसे कहा जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है OBC, जिसका फुल फॉर्म होता है अदर यानी अन्य, बैकवर्ड यानी पिछड़ा और क्लास यानी वर्ग, अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग। जो पिछड़ा वर्ग है उसमें SC ST और महिलाएं शामिल की जाती। तो इस तरह से अनुच्छेद 15 में 4 प्रावधान दिए गए हैं और बाद में इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है जो कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। कैसे? समानता होगी। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। कैसी समानता? अवसर की समानता, अर्थात कि राज्य नियोजन में अवसर की समानता होगी प्रत्येक व्यक्ति को। ये यहाँ पर भी मूल वंश, जाति और लिंग आधारित भेदभाव की बात करता है कि इनके आधार को या केवल इनको छोड़कर राज्य के लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक की होगी, ऐसी बात करता है। तो इसके अलग अलग प्रावधानों को हम देखते हैं। कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। कैसे होगी? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी नागरिक के साथ भेदभाव बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव किए जाने के बाद में जो लोग, जैसे कि सरकार के अधीन जो कार्य करने वाले सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में पदों की नियुक्ति होगी, पदों का जो आरक्षण होगा या पदों की नियुक्ति होगी, पदोन्नति होगी, उसके आधार पर इस आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के साथ में समान व्यवहार करते हुए सभी को अवसर प्रदान किए जाएंगे।
लेकिन इसमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम इसमें भी थी जो शुरू से चली आ रही, जैसे कि समान स्थिति, समान व्यवहार। लोग ये कहते हैं अक्सर में कि जब समान स्थिति थी, या ये कहें कि लोक नियोजन में जब समानता है, तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रावधान क्यों है, अलग अलग नंबर, जैसे कि एक व्यक्ति को 100 में से 70 लाना है तो एक व्यक्ति 65 पे ही क्वालिफाई हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो उसका मुख्य कारण यहाँ पर वही है, समान स्थिति समान व्यवहार। स्थिति में अगर पहले इनकी स्थिति कमजोर है तो फिर इनके साथ व्यवहार भी कमजोर जैसा ही किया जाना चाहिए, राज्य ये कहता है। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कुछ वर्ग को कुछ विशेष प्रावधान देने की व्यवस्था करता है। अपवाद है इसका, कुछ इसे बोला जाता है यहाँ पर अपवाद। अपवाद स्वरूप लिखा जाता है कि कुछ जो विशेष वर्ग है, जैसे कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएगी इस प्रावधान के बाहर रहते हुए।